I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. अब तक हमने एनडीए के मैथ्स का सिलेबस देखा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं है, ये मेजर टॉपिक भी है, ये डिसाइडिंग होते हैं। इसके बाद पीवाईक्यू किया, जिससे क्वेश्चन के नेचर का पता लगा, डिफिकल्टी लेवल का पता लगा। उसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है एनडीए के मैथ्स के लिए, उसको कंप्लीट किया। अब इसके बाद करेंगे प्रैक्टिस पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलस का है, लिमिट कंटिन्यूटी का है और ये ट्रिकी है। इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे। टाइप अगर लिमिट से देखें तो ये टाइप होता है इसका 1 पावर इन्फिनिटी। लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया 2/2 1 आ गया और 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो 1 पावर इन्फिनिटी का टाइप है ये। इसको करने के लिए एक टेक्निक है जिसका यूज करेंगे। टेक्निक ये है कि अगर लिमिट का क्वेश्चन इस फॉर्म में है, लिमिट x टेंड्स टू e fx पावर gx, fx पावर gx, फंक्शन के पावर में फंक्शन होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx। तो इसके लिए टेक्निक ये यूज करेंगे, सीधे डायरेक्ट इसको लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx, gx इंटू लॉग ऑफ fx, gx इंटू लॉग ऑफ fx। इसी टेक्निक का यूज इस क्वेश्चन पे करना है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको सीधे डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये गिवन है, यहां पे इसको अप्लाई करेंगे, लिखेंगे तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx हो गया 1/x², x² को नीचे लिख दिया। लॉग ऑफ fx, तो लॉग लिखेंगे तो लॉग 3x² प्लस 2 एंड माइनस लॉग m/n होता है, लॉग m-n लॉग के रूल से, तो माइनस हो गया लॉग 7x² एंड प्लस 2। अब अगर इसको चेक करें तो ये 0/0 फॉर्म में है। लिमिट पुट करेंगे तो यहां पे आ गया ये log 2 माइनस log 2 अपॉन 0। तो 0/0 फॉर्म में है और 0/0 फॉर्म में अगर है, इन्फिनिटी फॉर्म में अगर है, तो एल हॉस्पिटल अप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग इसका डिफरेंस लॉग x का होता है 1/x, तो यहाँ आ जाएगा 1/3x² प्लस 2 और इंटू, अब फंक्शन का करेंगे तो हो जाएगा 3 × 6x और माइनस इसका आ गया 1/7x² प्लस 2 और यहाँ हो गया इंटू 14x अपॉन x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब अगर ठीक से देखें तो 2x न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके कैंसिल होने के बाद हमारा जो फंक्शन बचा ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3/3x² प्लस 2 एंड माइनस यहाँ पे 7/7x² प्लस 2। नीचे तो हमारा यहाँ पे 1 है ही, नीचे 1 है। अब अगर इसमें ये लिमिट को पुट करें तो यही आ गया e की पावर 3/2, ये हो गया 3/2 एंड माइनस 7/2। तो ये आ गया e की पावर -4/2। दिस इज इक्वल टू e की पावर -2 और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया b इज करेक्ट आंसर, e की पावर -2। तो क्या किया हमने यहाँ पे एक टेक्निक है, ये लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx, इसके लिए हमने अप्लाई किया इस टेक्निक को और क्वेश्चन 1 पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में था। तो जहां कहीं भी अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन हो, ये टेक्निक अप्लीकेबल है वहां पे। इस क्वेश्चन में वही किया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log m माइनस log n लिखा, नीचे gx का x² आ गया, डिफरेंशिएट किया, लिमिट पुट किया और इससे हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था लिमिट का। सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट का था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है। और यहां पे बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो टेक्निक ये है कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ई, देन फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट और एफ ऑफ ए अप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका यूज किया जाता है। तो यहां बोला है कि ये π/4 पे कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या है। तो यहां पे इसी का यूज करेंगे, इसी टेक्निक का। सीधे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू π/4 और √2 cos x -1 अपॉन cot x -1, यही हो गया। दिस इज इक्वल टू f ऑफ π/4 एंड f ऑफ π/4 दिस इज इक्वल टू k। तो यही काम करना है हमें। लिमिट x टेंड्स टू a और fx को लिखा और इसके अकॉर्डिंग अब यहां पे क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये 0/0 फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 इंटू माइनस साइन एक्स, और यहां पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया अपॉन कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू के, यही आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया, कॉस का माइनस साइन हो गया, कांस्टेंट का जो 1 का 0 हो गया, और यहां पे कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया और इसको लिख दिया। अब यहां पे अगर लिमिट पुट करें तो देयरफॉर के की वैल्यू अगर लिखे तो ये आ जाएगा √2 इंटू साइन 45 1/√2 और माइनस कॉसेक स्क्वायर 45, ये आ गया 2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 और यही 1/2 हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी। बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन होता है जिसके लिए हमें इस फॉर्म में लिख करके और आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। इफ x log x एट द बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, y पॉजिटिव है, देन dy/dx एट x इज इक्वल टू e, यही हमें बताना है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें यहाँ पे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, log एट द बेस e log x एट द बेस e, और प्लस x को कांस्टेंट रखा तो इसका हो गया 1/log x एट द बेस e और इनटू log x का 1/x। तो ये हो गया इसका, माइनस हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy/dx, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज किया और इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx हो गया। अब इसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू ई बोला है तो ई अगर पुट कर दें तो ये पार्ट 0 हो गया, log 1 एट एनी बेस 0 होता है। यहाँ अगर ई पुट कर दे तो ये 1 हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो प्लस ये आ गया 1, माइनस ये हो गया 2e और प्लस हो गया 2y dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर dy/dx की वैल्यू लिखें तो dy/dx इज इक्वल टू, ये 2e इधर आ गया, ये हो गया 2e - 1 अपॉन 2y। आंसर तो एक्चुअल में यही आ गया, लेकिन यहां से अगर y की वैल्यू लिखें, y की वैल्यू लिखें अगर यहां से तो ये हो जाएगा √4 + e²। यहाँ पे बाकी को पुट कर दें तो 4 + e² आ गया। तो यहाँ से पुट कर देंगे इसको
2e माइनस 1 अपॉन 2e इंटू रूट 4 और प्लस ई स्क्वायर, 4 प्लस ई स्क्वायर। ये 4 प्लस ई स्क्वायर कैसे आया? यहाँ थ्रू आउट ई पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ माइनस ई स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ गया 4 प्लस ई स्क्वायर, तो इससे वाई की वैल्यू ये आ गई और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर हमारा हो गया डी। डी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी था। ये पहले प्रोडक्ट टू लगा, इक्वेट किया, आंसर बता दिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का है। डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन को टेस्ट में बार बार पूछते रहता है। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और हमें dy बाई डी एक्स लिखना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे dx बाई डी टी, पैरामीटर t है, दिस इज इक्वल टू, अब इसका रूट का पहले करेंगे तो ये हो गया 1/2 रूट 2 की पावर कॉसेक इनवर्स t, कॉसेक इनवर्स t लिख दिया, इनटू, अब अगर ये तो हमने रूट का किया, अब इसका करेंगे फंक्शन का, तो 2 की पावर कॉसेक इनवर्स t और इनटू log 2 इंटू कॉसेक इनवर्स t का -1/t इंटू टी स्क्वायर -1। ये हमने लिखा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, पहले रूट का किया 1/2 रूट 2 पावर कॉसेक इनवर्स t हुआ, फिर 2 की पावर कॉसेक इनवर्स 2 का किया तो 2 की पावर कॉसेक इनवर्स t इंटू log 2 और इसका किया, ये आ गया। अब इसको अगर देखें, अरेंज करें तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो यही आ गया 1/2 और न्यूमरेटर में आ गया माइनस, ये रूट में आ गया तो ये हो जाएगा -x log 2, -x log 2 अपॉन t इंटू रूट टी स्क्वायर -1, ये आ गया dx बाई डी वाई। सिमिलरली सेम वे dy बाई डी टी करेंगे, dx बाई डी टी आ गया है, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट 2 की पावर सेक इनवर्स t और इंटू 2 की पावर सेक इनवर्स t इंटू log 2 इंटू 1 अपॉन t इंटू रूट टी स्क्वायर -1। ये सेक इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहां पे ये भी इसको कैंसिल कर देगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा y log 2 अपॉन 2 इंटू t इंटू रूट टी स्क्वायर -1, ये आ गया। सबसे पहले हमने जैसे पैरामीट्री का करते हैं, y को पहले t के रिस्पेक्ट में, x को t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, dy बाई डी टी लिखते हैं। अब इसके बाद dy बाई dx को लिख देंगे, तो dy बाई dx को लिखेंगे तो dy बाई डी टी यही है, dy बाई डी टी यही है, ये है y log 2 अपॉन 2 इंटू t इंटू रूट टी स्क्वायर -1 अपॉन dx बाई डी टी लिखेंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 2t इंटू रूट टी स्क्वायर -1 और अपॉन यहाँ पे हो गया -x log 2, तो ये और ये कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया -y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू -y बाई एक्स, यही इसका करेक्ट आंसर मिल गया, ये इज करेक्ट आंसर। तो ये पैरामीट्रिक का है, जैसे पैरामीट्रिक के डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि पहले पैरामीटर थीटा हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में, और टी हो तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और इसके बाद dy बाई डी एक्स लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, सिंप्लीफाई कर देंगे, उसी से करेक्ट आंसर हमें मिलेगा। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। y इज इक्वल टू ये दिया है, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो पहले हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे,
तो पहले तो x की पावर n का होता है, उसको इससे लिखेंगे n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। ये लिखा xn का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, उससे लिख दिया इनटू, अब इस फंक्शन का करेंगे तो x का 1 आ गया प्लस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब अगर ठीक से देखें तो इसको लिखेंगे तो x प्लस यह आ जाएगा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया n और x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये n माइनस 1 है और यहाँ से 1 आ जाएगा तो ये n ही हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये है कि इसको लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू एन वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम y1 भी लिखा जाता है, तो y1 आ गया। अब अगर लिखेंगे तो y1 इंटू, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते रहे, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, एक तरफ कर लेंगे तो y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y1 स्क्वायर है तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1 इंटू इसके बाद हो जाएगा y2, और ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे हो गया 2y इंटू वाई, क्या करेंगे तो y1 आ गया। अब अगर ठीक से देखें तो हमने पहले इसको अरेंज किया, इसके बाद स्क्वायर करके एक तरफ किया इसको, अब डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहले इसको किया इसको कांस्टेंट, इसको किया इसको कांस्टेंट। अब अगर ठीक से देखें तो 2y1 दोनों तरफ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया प्लस x इंटू y1, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई, यही आ गया। 2y1 दोनों तरफ से कैंसिल करने के बाद यही बचेगा। अब इसके बाद यही तो आंसर आ गया, यही पूछा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब यही होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और दिस इज इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर इंटू वाई। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले x पावर n वाले से dy बाई डी एक्स लिख दिया और इसके बाद dy बाई डी एक्स को y1 लिखा और y1 लिखने के बाद यहाँ पे अरेंज किया, इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर किया के बाद इसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाया और सिंप्लीफाई कर दिया। इसी से इसका करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है ये, और इसके लिए टेक्निक भी होती है एक, जिसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या इंटरवल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स, जो भी फंक्शन दिया है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, यही आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस 2 बचा। अब अगर इसको लिखे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, यही आ गया। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स लिखा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ एफ डैश एक्स is greater than 0 then fx is increasing, and if f dash x is less than 0 then fx is decreasing। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया और यहाँ प्लस 2 में कांस्टेंट है, तो ये कभी भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है
इंक्रीजिंग इन आर, आर मतलब रियल नंबर हो गया, इंटरवल वही हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। तो यही करना होता है इसका। ये क्वेश्चन भी एओडी का है, ये क्वेश्चन भी एओडी का है, मैक्सिमम मिनिमम का है। इसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। फंक्शन यहां पे दिया है, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है। तो सबसे पहले एच एक्स को लिख देंगे, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और जी एक्स है x माइनस 1/x। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 अपॉन x माइनस 1/x। ये आ गया। अब फंक्शन को और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x एंड प्लस 2 अपॉन x माइनस 1/x। यही हमारा फंक्शन मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करना होता है, पहले उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो यहाँ पे इसका आ गया 1 प्लस 1/x² और प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1/x² एंड अपॉन 1 माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यही हो गया। मैक्सिमम मिनिमा का यही कंसेप्ट होता है कि फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स एंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू ABC, एंड देन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू ABC इन fx। यही काम किया, डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो अब ये आ गया 1 प्लस 1/x², दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1/x² और अपॉन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गए। इसका मीनिंग x माइनस 1/x होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू ये हो गई प्लस माइनस √2। निगेटिव वैल्यू तो हमें नहीं रखनी है, यहाँ बोला है, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू √2 रखेंगे। तो √2 को अगर यहाँ पे रख दें, यहाँ पे फंक्शन में, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ये हो गया √2, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम बताना है ना, मैक्सिमम नहीं, यहाँ मिनिमम एक्चुअल में बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, इसको मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2 प्लस 2/√2, दिस इज इक्वल टू 2√2। 2√2 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, 2√2 इज करेक्ट आंसर। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये भी था, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था वैसे मैक्सिमम मिनिमा का है। और मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को करने के लिए यही स्टेपिंग होती है कि पहले डिफरेंशिएट करो, इसके बाद 0 के इक्वल पुट करो, थीटा की या x की वैल्यू मिलेगी, उसको जो भी हमारा फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। इसी से इसका करेक्ट आंसर मिल जाए। ये इंटीग्रेशन का है, इनडेफिनेट का क्वेश्चन है ये, और यहां पे लिखा है 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 और प्लस x dx, ये आ गया। और यहां पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहां क्या करेंगे इसके लिए कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। इसको x² से डिवाइड करके इजी करेंगे। पहले जो भी दिया है x² से डिवाइड करके इजी करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ गया 2x और माइनस हो गया 1/x² अपॉन यहां आ गया x² प्लस 1/x dx। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे सबसे पहले ये x² से डिवाइड कर दिया और उसके बाद डिनोमिनेटर जो मिला हमें इसको t पुट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो पुट t इज इक्वल टू x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x। तो यहां पे dt बाई dx की वैल्यू हो गई
dt/dx इज इक्वल टू 2x और -1/x²। तो अब हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया, ये इंटीग्रल आ गया dt/t और इसका इंटीग्रेशन यही होता है log t प्लस c, और log t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x क्यूब -1/x², और यहाँ बेस में e लगाया है ऑप्शन में तो e लगा देंगे, यही हो गया आंसर। x क्यूब x² है, 2x नहीं, 2x नहीं आएगा, x² आएगा, ये आएगा। x क्यूब -1 log x क्यूब -1/x²। यही आ गया, ये अपॉन x, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने इसमें x² से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इसके बाद इसको t पुट किया, और इसके बाद इसका आंसर यही आ गया। इसका करेक्ट आंसर होगा x³ + 1। करेक्ट आंसर इसका है बी नहीं है, सी है। करेक्ट आंसर इज सी, ABCD, करेक्ट आंसर इज सी, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इनडेफिनिट का क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। इसके बाद ये डेफिनिट का क्वेश्चन है, और यहां जो दे रखा है यहां पे ये 3 है, 3 mod 3x² - 3x - 6 ये है। तो यहां पे अगर इसको लिखे, ये मॉडुलस का है डेफिनेट के लिए -2 to 2, और अगर 3 को हटा दे, 3 को कॉमन ले ले, तो यही आ गया x² - x - 2 dx, ये हो गया। तो मॉडुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले ये पता करना कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो यहाँ पे इसको अगर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 और -2 से 2 है लिमिट, और तो यहाँ क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, -2 से -1 तक रखेंगे पहले, -2 से -1 और -1 से 2, -2 से -1। अब अगर देखें -2 से -1 पुट करें तो ये 1 आ गया, +1 आ गया, 2 - 2 0 हो गया, -2 पुट करें तो 4 और +2 6 - 4 पॉजिटिव आ रहा है। 0 और मोर पॉजिटिव आने पे मॉड हट जाएगा और यही साइन रहेगा -x - 2 dx। ये पहला पार्ट हो गया। प्लस -1 से अगर 2 रखें तो 2 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो गया, -1 अगर रखें तो -1 1 आ गया, +1 2 - 2 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 और लेस होगा, ये निगेटिव आएगा, तो यहाँ मॉड हट जाएगा, -x² - x - 2 ये dx हो गया, यही आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये हो गया x³ / 3 -x² / 2 एंड -2x। यहाँ लिमिट हो गया -2 से -1 एंड प्लस, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे माइनस आ गया पहले, -x³ / 3 एंड ये हो जाएगा +x² / 2 और ये हो गया +2x और इसमें लिमिट है -1 से 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे और पुट करके इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर आता है 19। अब यहाँ पे लिमिट पुट करके सिर्फ वैल्यू लिख देनी है, 19 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एरिया बाउंडेड रीजन का है। एरिया बाउंडेड रीजन का है जिसमें दो पैराबोला के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड है उसी को हमें बतानी है। दोनों पैराबोला
एक ही ये डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के लॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखें तो दोनों वाई स्क्वायर के इक्वल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 4x माइनस 3 आ गया, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। अब कहीं भी पुट कर देंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आ गया, y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 1 दोनों आ गया, प्लस माइनस 1 दोनों आ गया। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 1 -1 to 1। पहला पैराबोला हमारा ये वाला है, वाई स्क्वायर प्लस 3, वाई स्क्वायर प्लस 3 और अपॉन हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन हो गया 2, और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 to 1 आ गया, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 और -2y स्क्वायर -2 अपॉन 4 हो गया dy, और ये आ गया फाइनली -1 to 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/4, यही मिल जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 ये हो गया dy। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो 1/4 को बाहर कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा 1/4 को बाहर करेंगे, 1/4 को हटाएंगे यहाँ से, तो 1/4 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये आ गया -y³ एंड प्लस ये हो जाएगा dy का हो जाएगा y, लिमिट हो गया -1 से 1। अब अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 अपर लिमिट हो गया -1/3 एंड प्लस 1 माइनस करते हैं, माइनस है तो -1/3 और माइनस रखेंगे तो प्लस 1, ये हो गया। तो यही आ गया 1/4 इंटू 2 - 2/3, 2 - 2/3 हो गया 6 - 2/3, 2 - 2/3 लिखेंगे, 6 - 2 4/3 इंटू 4/3 आ गया, ये और ये कैंसिल, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, यही करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ यही किया, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया इसका, तो x की वैल्यू 1 आ गई, दोनों में से किसी में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब यहाँ से क्या किया, रिक्वायर्ड एरिया लिखा, x ऑफ अपर कर्व माइनस x ऑफ ये लोअर कर्व, ऐसे लिख करके इसको इंटीग्रेट कर दिया, जिससे इसकी वैल्यू -1/3 आ गई, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है, AOI का क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन का है। यहां पे बोला है पहले कि dp/dt दिया है, dp/dt है 0.5 p - 450, तो अगर देखें तो ये हो जाएगा p - 450 टू जा 900, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। dp/dt इज इक्वल टू p - 900 और अपॉन हो गया 2, अपॉन हो गया 2। तो अब अगर इसको करें तो यही आएगा dp/p - 900 दिस इज इक्वल टू 1/2 dt, यही हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आ गया log mod p - 900 और दिस इज इक्वल टू t/2 प्लस c, ये वेरिएबल सेपरेबल से इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसका सॉल्यूशन आ गया ये। अब यहाँ पे बोला है
कि व्हेन t इज 0 p इज 850। तो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे। अगर t को 0 पुट कर दें तो p की वैल्यू है ये 850 है। तो 850 माइनस 900 दिस इज इक्वल टू c, इससे c की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर c यही आ गया कि log mod 50, ये c मिल गया हमारा। अब c आ गया तो इसके बाद हम इसको लिख देंगे log p माइनस 900 अपॉन 50, log के रूल से लिख दिया इसको, दिस इज इक्वल टू t/2। अब इसके बाद ये बोला है कि देन द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम्स 0। तो पॉपुलेशन को 0 अगर कर दें तो टाइम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया 2 log p 0 कर दें तो यहाँ पे आ गया कितना 18 log 18 एट द बेस e, दिस इज इक्वल टू t। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन इजी होता है। log 18 एट द बेस e/2, 2 log 18 एट द बेस e, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन के लिए क्या किया, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ dp/dt दिया था, उसको इंटीग्रेट किया, t को जब 0 पुट किया तो उसमें p 850 था, उससे हमें कांस्टेंट c की वैल्यू मिल गई। और इसके बाद पॉपुलेशन 0 कब होगा ये बोला है, तो उसके लिए टाइम जो आ गया यही आ गया 2 log 18 एट द बेस e, यही इसका टाइम आ गया। तो ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये भी इजी होता है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ये सेकंड डेरिवेटिव दिया है e की पावर, पहले इसको d2y/dx² दिस इज इक्वल टू e की पावर -2x है। अगर इसको इंटीग्रेट करें x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ तो आ जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू ये हो गया -2 e की पावर -2x एंड प्लस c आ गया कांस्टेंट। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा हमें। इसके बाद दूसरी बार अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, दोबारा यहाँ पे भी करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 e की पावर -2x एंड प्लस cx प्लस d। तो कांस्टेंट यही आ जाएगा e की पावर माइनस, यहाँ पे और यहाँ पे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, फिर दोबारा 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा। इसलिए कि डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएट के पहले यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया और ये जो पावर है इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर, फिर दोबारा करेंगे तो वही चीज़ करेंगे। यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर करेक्ट होगा बी पार्ट, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जिसमें पहली बार इंटीग्रेट किया d2y/dx² को तो dy/dx आया, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा, उसी से इसका आंसर लिखते हैं। इसके बाद ये चीज जो यहाँ पे है z इक्वल टू दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे ये माइनस साइन लगेगा, x माइनस वाई आई वाई आएगा, और z पावर 1/3 इक्वल टू ये दिया है। तो जब z का क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो z इज इक्वल टू हो गया p प्लस आई क्यू का होल क्यू। अब इसका क्यू लिख देंगे, पी क्यू हो गया, और ये हो जाएगा माइनस आई क्यू क्यू एंड प्लस 3p आई क्यू इंटू पी प्लस आई क्यू। अब इसको कंप्लीट करेंगे, ये हो गया पी क्यू हो गया, और यहाँ पे ये हो गया माइनस आई क्यू क्यू, 3p ये हो गया प्लस 3p स्क्वायर क्यू इंटू आई और माइनस 3p क्यू स्क्वायर, यही आ गया। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट x इज इक्वल टू आ गया पी क्यू
माइनस 3p² ये आ गया। और y इज इक्वल टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया माइनस QQ और प्लस 3p²Q। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ भी माइनस साइन है, इसका माइनस y है तो माइनस साइन है। अब यहाँ से अगर p को कॉमन ले लें, x/p लिख दे तो x/p इज इक्वल टू p² माइनस 3q² ये आ गया। और यहाँ पे माइनस को कॉमन अगर ले लें तो y/q लिखें तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया q² और माइनस 3p² यही आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों का सम कर दो, x/p प्लस y/q और अपॉन p² प्लस q²। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा p² माइनस 3q² प्लस q² और माइनस 3p² यही आ गया। तो ये आ गया माइनस 2p² माइनस 2q² अपॉन p² प्लस q²। अब अगर ठीक से देखें -2 अगर कॉमन ले लें तो p² प्लस q² अपॉन p² प्लस q²। तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। इसका आंसर करेक्ट आ गया, यही आ गया -2। -2 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले क्यूब किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो z की पावर 1/3 था तो z आ गया, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू p प्लस आई क्यूब का होल क्यूब लिखा, a प्लस b होल क्यूब के फॉर्मूले से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है, उसे लिखा। इमेजिनरी रियल पार्ट को इक्वेट किया, जिस फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में लिखा, सिंप्लीफाई कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसके बाद 14 है ओमेगा, मॉड ओमेगा जो है ये दिया हुआ है। तो अगर पहले इसको ओमेगा को सिंप्लीफाई करें तो 3 तो न्यूमरेटर में आ गया, 3z अपॉन 3z माइनस आई यही हो गया। तो अगर z के जगह पे x प्लस आई वाई को पुट कर दें तो 3x प्लस 3y आई वाई अपॉन यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3i वाई और माइनस आई। तो अब इनका अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा अगर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 दिया है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा 9x² प्लस 9y², दिस इज इक्वल टू 9x² एंड प्लस 9y² प्लस 1 एंड माइनस 6y यही आ गया। मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2 होता है, तो उस फॉर्म में पहले लिखा। और मॉड ओमेगा 1 के इक्वल है तो z का लोकस बताना है, z लाइज ऑन बताना है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 6y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 1/6 और y इज इक्वल टू 1/6 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यही काम करना था हमें। मॉड z1 बाई मॉड z2 का यूज है यहाँ पे। मॉड ओमेगा 1 दिया था, उसको इसके इक्वल करके लिख दिया, इसी से हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। इसके बाद ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 1000 से बड़ा और 4000 से छोटा नंबर बनाना है हमें। और इसमें ये दे रखा है कि डिजिट दिया है 0 2 3 4, 0 2 3 4 यही 4 डिजिट है और 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। तो नंबर बनाने के लिए ये जो प्लेसेस हैं इनको हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्शन ये लगा है कि नंबर 1000 और 4000 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1000 प्लेस पे 2 और 3 में से कोई आ सकता है,
1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। 2 वेज मीन्स 3 और 4 में से किसी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। अलाउड का मीनिंग है कि जो डिजिट यहाँ आ गया है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो यहाँ मतलब ये हो गया 4 और यहाँ भी हो गया 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। यही हो गया 4 4 जा 16 4 जा 64 2 जा 128। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 128। तो कभी भी इफ देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देन रूल इज फर्स्ट सॉल्व रिस्ट्रिक्शन देन रिमेनिंग पोर्शन। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यही था कि नंबर 1000 से 4000 के बीच हमें बनाना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले 1000 प्लेस को फिल किया, 2 और 3 में से कोई आ सकता है। बाकी में रिपीटेशन अलाउड है, वैसे इसको लिख दिया। इसके बाद ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का एप्लीकेशन है। ये कह रहा है कि इसको अगर डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें यही टेक्निक का यूज करेंगे, x प्लस ए पावर n इज डिवाइडेड बाई a देन रिमाइंडर इज इक्वल टू a की पावर n। ये बाइनोमियल का जैसे एक्सपेंशन होता है उसी से इसको लिखा जाता है। तो पहले 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और पावर 505 इंटू 3 का स्क्वायर, ये लिख देंगे ऐसे। अब ये 4 का मतलब हो गया 80 प्लस 1 और 80 को 5 डिवाइड करता है, पावर 505 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5। तो रिमाइंडर यही हो गया 1 और बाहर है 9, तो 9 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, 4 इज करेक्ट आंसर। तो क्या किया हमने, यहाँ पे x प्लस ए पावर n डिवाइडेड बाई x देन रिमाइंडर इज ए पावर n। तो हमने पहले उसको 3 की पावर 4 पावर 505 इंटू 3 की पावर 2 लिखा। 3 की पावर 4 लिखने का रीजन ये है कि 80 प्लस 1 आ गया। अब 80 को तो 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो उसके इसमें रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन बाहर 9 दिया है, तो 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 4 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इफ थर्ड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइनली हमें यहाँ बतानी है क्या होगी। तो यहाँ थर्ड टर्म लिख देंगे T3 इज इक्वल टू जनरल टर्म के फॉर्मूले से T2 प्लस 1 5C2, फर्स्ट टर्म 1 ही है, सेकेंड टर्म है x की पावर log x एट द बेस 2 की पावर 2, यही हो गया। दिस इज इक्वल टू गिवन है ये 2560। तो 5C2 तो 10 होता है, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर log x एट द बेस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो x की पावर log x एट द बेस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया 16। स्क्वायर हटाया हमने तो 16 हो गया ये। अब इसको दोनों तरफ अगर log लगा दें तो यहाँ पे हो जाएगा log x एट द बेस 2 इंटू log x, इसको भी बेस में 2 लिख देंगे, इज इक्वल टू log 16 एट द बेस 2। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू log 2 एट द बेस 2, ये आ गया। अब यहाँ पे log 2 एट द बेस 2 1 होता है, तो ये आ गया log x एट द बेस 2। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ गई, यहाँ से x लिखेंगे, तो ये हो गया 2 की पावर 2 4 और दूसरा आ जाएगा 2 की पावर माइनस 2 और 1/4। तो यही x की वैल्यू हो गई 4 और 1/4। तो ये जनरल टर्म जो होता है बाइनोमियल का TR प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, उसी से इसको लिखा और इसके बाद log को सिंप्लीफाई कर दिया, तो x की वैल्यू यही आ गई 1/4। यही इसका करेक्ट आंसर है।
ये बोल रहा है कि A1 A2 A3 AP में है, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A। यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका ये है कि टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग आर इक्वल एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A16 है। तो A1 प्लस A16 और प्लस A4 है, प्लस हो जाएगा A13 प्लस A7 है तो प्लस हो जाएगा A10, यही दे रखा है। दिस इज इक्वल टू 114, तो यही आ जाएगा 3 इंटू A1 प्लस A16, दिस इज इक्वल टू 114। ये 3 से कैंसिल हो गया, 38। ये मिल गया हमें टर्म इक्विडिस्टेंट, सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये इसका ये वैल्यू मिला। अब हमें लिखना है A1 A6 A11 A16, A1 और A16 एंड प्लस A6 प्लस A11, तो ये आ जाएगा 2 इंटू A1 प्लस A16, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू 38 है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 36। 76 इज करेक्ट आंसर, 76 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे यही अप्लाई करना था हमें, सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो एपीजीपी का क्वेश्चन था वो, ये भी स्पेशल सीक्वेंस का ही है। यहाँ पे कहा है कि 11 टर्म का सम बताना है, सीरीज ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें Tn फाइंड करेंगे, समेशन लगाएंगे, उसके बाद n की वैल्यू को पुट कर देंगे, यही करना होता है इसमें। तो इसका Tn अगर लिखे तो Tn हो जाएगा n इंटू 2n माइनस 1। Tn का मतलब होता है 1 पुट करे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करे सेकंड टर्म, 3 पुट करे थर्ड टर्म, ऐसे मिलेगा। तो फाइनली Tn आ गया 2n स्क्वायर एंड माइनस n। अब अगर Tn में समेशन लगाएंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to 11 बोला है, ये हो गया S11, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 11 n स्क्वायर माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to 11। अब समेशन n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे 11 टर्म का सम बताना है और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो n की जगह पे 11 पुट करेंगे, 11 इंटू n प्लस 1 12 इंटू 2n प्लस 1 23 एंड अपॉन 6, ये फर्स्ट का आ गया, माइनस सेकेंड n, समेशन n होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। 11 टर्म का लिखना है 11 इंटू 12 बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया 6, 6 से कैंसिल हो गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 44 23, वन 1012 आ गया, 66 इससे लेस कर देंगे, $946 इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर होता है। तो स्पेशल सीक्वेंस के क्वेश्चन में यही करना होता है, पहले एपी को आइडेंटिफाई करना होता है, इसके बाद उसका nth टर्म लिखना होता है, Tn लिखना होता है, Tn में समेशन लगाएंगे तो Sn आ जाएगा। और जहां तक पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में 11 टर्म तक पूछा था, तो वहां पे n की वैल्यू 11 पुट करके आंसर करेक्ट लिख सकते। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और इसमें पहले ही गिवन है a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 1 और फंक्शन एफ एक्स दिया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ये करेक्ट है इसमें। तो जो चीज लाना है हमें a माइनस 2b,
a माइनस 2b प्लस सी चाहिए, तो इसके लिए सीधे देख रहे हैं कि R1 को लिखेंगे, R1 के जगह पे अगर लिखें कि R1 प्लस R3 एंड माइनस 2R2, R1 के जगह पे अगर लिख दें कि R1 प्लस R3 माइनस 2R2, तो ये चीज क्लियरली मिल रहा है। तो यहां पे आ गया 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, a माइनस 2b प्लस सी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहां देखें R1 को लिखे तो ये 2x माइनस एक्स, ये 4 to 6, 3 to 6, ये 0 आ गया। यहां भी क्या आ गया, 0 ही आएगा, इसलिए कि 3 प्लस 1 4 माइनस 4 0, x x कैंसिल। ये सेम रहेंगे x प्लस बी, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 और x प्लस सी, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। यही एफ एक्स इज इक्वल टू आया, एफ एक्स इज इक्वल टू यही मिला, 2 0 है, यहां से इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब अगर इसको लिखे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 6x एंड माइनस 8, इसकी वैल्यू 1 आ गई। एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। कॉन्स्टेंट आने का मीनिंग ये है एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 आ गया तो अगर हम यहां लिख रहे हैं एस ऑफ एफ ऑफ 50, तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ये सी के इक्वल हो गया। तो ये गिवन था पहले, इसलिए पहले इसको ऐसे सिंपलीफाई करेंगे, R1 को लिखेंगे R1 प्लस R3 माइनस R2 माइनस 2R2। तो इसमें बाकी दो ये एलिमेंट तो यहाँ पे 0 हो गए और A11 जो है वही सिर्फ 1 होगा, एक्सपेंड कर देंगे, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आने के बाद इसकी वैल्यू F50 1 के इक्वल, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दिया है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर लिखा आता है। तो पहले इसको लिखेंगे इसको, तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ई और इनटू ये हो गया एडजॉइंट ऑफ 5 एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ए तो दिया ही है और यह उसका ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 5 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा जाता है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे तो इसके 2 की पावर 3 पहले आ जाएगी और 5 के पावर में 3 है पहले से और वहाँ पे लिखेंगे 2, तो फाइनली इसका 5 का पावर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 आ गया, तो 5 का पावर 6 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब लिख रहा है, डिटर्मिनेंट ए तो 2 दिया है, तो 6 2 जा 12। अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 पावर 6 है, 2 की पावर 6, 10 की पावर 6, तो ये आ गया और ये हो गया 8 और यहाँ पे 6 है, ये फाइनली यही मिलेगा 512 इंटू 10 की पावर 6, यही इसका करेक्ट आंसर मिलता है 512 इंटू 10 की पावर 6। प्रॉपर्टी यही है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई, 2 बार एडजॉइंट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू तो ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 स्क्वायर, इसी का एप्लीकेशन है, इसी का एप्लीकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैट्रिक्स का ही है,
ये भी मैट्रिक्स का ही है। यहाँ पे दिया है ए इज अ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू, ये डैश नहीं है, ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। बी दिया है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज ही है। देन बी इंटू बी ट्रांसपोज हमें लिखना है, तो बी इंटू बी ट्रांसपोज लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ये बी हो गया, और इंटू इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ए इनवर्स है और यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, तो ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद यही मिलेगा, इसका ये आई हो जाएगा। और प्रोडक्ट में करते हैं ए इंटू, अगर ये लिखा आता है ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये ए के इक्वल होगा। इसका यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करने पे यही इसका करेक्ट आंसर मिलता है, आई, आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स का था। इसके बाद ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है, जिसमें कहा है कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट के लिए डिटर्मिनेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो बन रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स ए का, ये लिखा है -k, और यहाँ पे है 3 -14, दूसरा है -15 4 -k, और तीसरा है -4 1 और 3, नॉट इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो -k, ये आ गया 12 + k, -3 -45 और -4k, और -14, ये आ गया -15 एंड +16, नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू है तो उसको भी उसकी वैल्यू बताएंगे। -12k आ गया, -k² हो गया, और प्लस 135, और ये हो गया +12k, और -14 नॉट इज इक्वल टू 0, यही आ गया। 12k से 12k कैंसिल हो गया, 135 और -14 121 होता है। इसका मतलब हो गया कि k² नॉट इज इक्वल टू 121, तो k नॉट इज इक्वल टू +-11। इसका मतलब अगर हम +-11 को हटा दें, यही हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, जिसके लिए k की जितनी वैल्यू होगी इन दो वैल्यू को छोड़ करके उसके लिए सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट के लिए बोला था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का था। इसमें डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, k की वैल्यू +-11 आ गया, k नॉट इक्वल टू +-11, तो r से इसको लेस कर दिया रियल नंबर से, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद ये इजी क्वेश्चन है, ट्रिको का क्वेश्चन है, cos अल्फा cos बीटा 3/2, sin अल्फा sin बीटा 1/2। थीटा को बोला है अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा/2, अर्थमेटिक मीन यही हो गया। तो वैल्यू बतानी है sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की। यहाँ से देखें तो हमें वैल्यू लिखनी है sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, हमें चाहिए यही cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस sin अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। और गिवन ये है तो गिवन है, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो sin अल्फा प्लस sin बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस cos बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/2 और 3/2, तो 1/3 हो गया।
और यहां पे ये आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 1/3 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू हो गई 1/3। अब पूछ रहा है ये, अब यहां पे दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे, दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे tan के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर, tan के अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू है 1 माइनस 1/9 अपॉन 1 प्लस 1/9, कॉस की वैल्यू हो गई। साइन के जगह पे 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/9। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो गया 8/9 एंड प्लस ये हो गया 2/3 और अपॉन तो एलसीएम तो दोनों में सेम ही है, ये हो गया 10/9। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें तो 8 प्लस 6 14 अपॉन 9 इंटू 9/10, ये और ये कैंसिल, 2 से 5, 2 से 7, इसका करेक्ट आंसर यही आएगा 7/5। 7/5 इज करेक्ट आंसर। तो इसमें यही करना था हमें, इसमें यही करना था, पहले डिवाइड कर देना था। एम बोलने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू 2 हो गई, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 थीटा के इक्वल हो गया। अब डिवाइड करके यहाँ पुट कर दिया, इसे इसका करेक्ट आंसर है। तो ये टी रेशियो का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक्चुअल में ये जो लिखा है यहाँ पे, ये इसके पावर में आएगा, ये इसके पावर में आएगा tan स्क्वायर एक्स और यहाँ भी आएगा sec स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू 81 दे रखा है, यहाँ पे 81 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको 2 की पावर 5 tan स्क्वायर एक्स एंड प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू 81। अब अगर देखें तो यहाँ पे 2 की पावर 5 tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, 2 की पावर 5 tan स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 की पावर 5 32 इज इक्वल टू 81। 2 की पावर 5 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81 अपॉन 33। अब अगर दोनों तरफ लॉग लगा दें तो 5 tan स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 2 दिस इज इक्वल टू लॉग 81/33। अब अगर ये देखें तो लॉग यहां से लिखेंगे तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग 81/33 एट द बेस 32, यही आ गया एट द बेस 32। तो यहां से अगर tan x की वैल्यू लिखें, tan x की वैल्यू अगर लिखें तो यह आ जाएगा रूट लॉग 81/33 एट द बेस 32, 81/33 एट द बेस 32, ये वैल्यू आ गया। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 और इसको 11, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो रूट में है ये तो निगेटिव कभी नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी भी होगी 0 से 1 के बीच ही होगी। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो बोला था 1 सॉल्यूशन आएगा। तो क्या किया हमने पहले, इसके लिए पहले इसको पावर में अरेंज किया, 2 की पावर 5 tan स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया, इसके बाद दोनों तरफ लॉग लगाया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू मिली है 0 से 1 के बीच होगी, इसलिए कि रूट के अंदर है ये पॉजिटिव तो होगा। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 1। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। ये है सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज लाइन दिस कट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक पॉइंट ये ए हो गया 3, -1, दूसरा पॉइंट बी हो गया 8, 9, ये भी हो गया। पॉइंट सी इसको डिवाइड कर रही है जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और उसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गई 8k+3 अपॉन k+1 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 9k-1 अपॉन k+1। और ये पॉइंट इसको पहले सेक्शन फॉर्मूला से लिख दिया, रेशियो के रेशियो 1 लेट कर लिया और इसके बाद एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसको यहाँ पुट कर देंगे, y हो गया 9k-1 अपॉन k+1 माइनस x, तो -8k+3 एंड अपॉन k+1 + 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे देखें तो 9k-1 -8k-3 और प्लस 2k+2 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहाँ से k 2k 3k आ गया और -4 + 2 -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। k की वैल्यू हो गई 2/3, तो यही इसका आंसर हो गया बी। ये सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन है, बोला था कि ये लाइन इस लाइन को अगर किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी यही बताना था। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया एक्स वाई और उसको सेटिस्फाई करा दिया, एक्स वाई सेटिस्फाई उसको करेंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 2:3। सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन था 2:3। इसके बाद ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर दिया है और सेंट्रोइड पूछा है। और ये कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन 1:2। 1:2 सेंट्रोइड डिवाइड करता है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको सेंट्रोइड 1:2 में डिवाइड करता है। अब सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 7/2, 5/2 और ये आ गया ओ का दिया हुआ है 2, 1। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया mx2, तो ये हो गया 2 × 1 = 2 प्लस nx1, तो 2 × 7/2 एंड अपॉन 2 + 1 3, ये और ये कैंसिल। एक्स कोऑर्डिनेट 3 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2, 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 5/2 एंड अपॉन 3, 5 × 1 = 6/3, 2 आ गया। तो यही हो गया 3, 2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ये पॉइंट याद होनी चाहिए कि पॉइंट ये है कि लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन रेशियो 1:2। इसी बेस पे इसको किया जाता है। One end point of diameter of circle, this is 2, -3. सेंटर ये ए गिवन है 2, -3 और बी फाइंड करना है x, y और इसका सेंटर यही है। सेंटर है, सर्कल का सेंटर है 0, 1/2, 0, 1/2। तो ये सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसका। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यही हो गया x + 2/2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया -2। y कोऑर्डिनेट हो गया -3 + y/2
इज इक्वल टू 1/2, तो y कोऑर्डिनेट आ गया 1 + 3 4। तो करेक्ट आंसर इज बी, -2, 4 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो सर्कल का क्वेश्चन पिछला था, ये क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन का और फोकाई ऑफ एलिप्स, एलिप्स का है ये, एलिप्स का फोकस बताना है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, पहले लिख देंगे x/3 इज इक्वल टू cos phi, x/3 इज इक्वल टू cos phi एंड y/4 दिस इज इक्वल टू sin phi, ऐसे लिख दिया cos phi, y/4 इज इक्वल टू sin phi। अब स्क्वायरिंग अगर करेंगे तो x²/9 प्लस y²/16 दिस इज इक्वल टू cos² प्लस phi प्लस sin² phi इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है a इज लेस देन b। यहाँ पे हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो पहले इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, √1 माइनस b² नहीं a²/b² 16, तो ये आ गया √7/16 दिस इज इक्वल टू √7/4। अब लिखना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 2BE, इसलिए कि मेजर एक्सिस उस पे है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 4 है और ये आ गया √7/4, 4 से 4 कैंसिल, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 2√7। तो पहले पैरामीट्रिक से कार्टेशियन फॉर्म में लाए और इसके बाद इसका इसेंट्रिसिटी फाइंड किए और इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के बाद डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2BE लिख दिए। अब यहां पे बोला है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A01, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया है 471 और C का कोऑर्डिनेट दिया है 353 और ये कह रहे हैं कि AD इस पे परपेंडिकुलर है, ये D हो गया, ये A हो गया, A का कोऑर्डिनेट है 103। तो सबसे पहले ये लेट कर लेंगे कि B डिवाइड BC इन K रेशियो 1, तो D के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पहले हो गया 3K प्लस 4 अपॉन K प्लस 1, ये हो गया X कोऑर्डिनेट। Y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 5K प्लस 7 अपॉन K प्लस 1 और Z कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 3K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1, ये हो गया कोऑर्डिनेट इसका XYZ कोऑर्डिनेट। D का मिल गया हमें, A का दिया है, तो यहां पे लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो DR ऑफ AD, AD का अगर डायरेक्शन रेशियो लिखें तो ये हो गया 3K प्लस 4 अपॉन K प्लस 1 माइनस 1 और 5K प्लस 7 अपॉन K प्लस 1 माइनस 0 करने की जरूरत ही नहीं है, और ये हो गया 3K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 और -3, तो इससे ये आ गया फाइनली 3K प्लस 4 माइनस K माइनस 1, 3K माइनस 1 2K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1, ये आ गया, और इसका आ गया वही सेम 5K प्लस 7/K प्लस 1 और ये आ गया 3K कैंसिल 1 माइनस 3, तो -2/K प्लस 1, तो ये DR ऑफ AD मिल गया। और DR ऑफ BC अगर लिखें, DR ऑफ BC, तो BC का डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 - 4 - 1, 5 - 7 - 2
और 3 - 1 2 ये आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो के AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये हम जानते हैं कि इफ AD टू लाइन्स और टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यही हमें लिखना है, A1 यहाँ यही हो गया कि 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इंटू -1 एंड प्लस 5k प्लस 7 अपॉन k प्लस 1 इंटू -2 एंड प्लस 2 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू -7/4 मिलेगी, और इसको जब यहाँ d के कोऑर्डिनेट में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर यही मिलता है 5/3, 7/3 एंड 17/3। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने के लिए था क्वेश्चन। 3D का था, 3D का था, ये भी 3D का ही है, प्लेन का इक्वेशन बताना है हमें। और ये कहा है कि ये 0 है, A 0 0 0 B 0 और 0 0 C है। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है लाइन का, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। X इंटरसेप्ट Y इंटरसेप्ट ऐसे दिया हुआ है, और Z इंटरसेप्ट ये है A 0 0 और ये है 0 B 0, ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, और ये Z एक्सिस पे हो गया 0 0 C। यही आ गया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में X इंटरसेप्ट Y इंटरसेप्ट Z इंटरसेप्ट, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ इक्वेशन लिखना था, और यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 वेयर a b c आर x y एंड z इंटरसेप्ट। ये वेक्टर का क्वेश्चन है और इजी है। इसमें 2a माइनस 3b और 3a माइनस 2b की वैल्यू लिखनी है। 3 2 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर आ गया, और 3 2 6 प्लस 6 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर आ गया, और ये आ गया 4a डॉट b और 9a डॉट b। तो 4 और -4 और -9 ये हो गया -13। a डॉट b का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, तो cos 2π/3। एंगल यही दिया है, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू a स्क्वायर 3a स्क्वायर 9 प्लस 6 इंटू b स्क्वायर 4a स्क्वायर 16 माइनस 13 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 b 4 और cos 2π/3 cos 120 -1/2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। यहाँ पे ये आ गया 54 प्लस हो गया 96 और प्लस हो गया 78। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। ये नॉन करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये प्रॉपर्टी माइंड में रखनी होगी। और इसके बाद ये इजी क्वेश्चन था, है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, नन इसका करेक्ट आंसर। ये भी वेक्टर का ही है। यहां पे कहा है कि एक्यूट एंगल के लिए a डॉट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए a डॉट बी शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। यहां अगर a डॉट बी लिखे तो x इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, और 3 और यहां पे x है तो -3x और प्लस 7 और 4 तो -28। यही है, a डॉट बी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 ग्रेटर देन 0। x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लिया x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यही आ गया x प्लस 4
और इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। इसको अगर यहाँ नंबर लाइन पे दिखा दें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो -4 और +7 साइन यही होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन -4 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, यही है, ये चाहिए। तो इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव होने के लिए x की वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि रियल नंबर से अगर इसको हटा दें ये दोनों वैल्यू को, तो जितने होंगे उसके लिए ये एक्यूट एंगल मिलेगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फॉर एक्यूट एंगल A डॉट बी ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑब्ट्यूस एंगल A डॉट बी शुड बी लेस देन 0, यही होगा इसका। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का है और इसमें ये कहा है कि n कैरेट्स हैव टू स्टैंड इन अ रो। तो जो इसका सैंपल स्पेस होगा n कैरेट को हमें अरेंज करना है, n फैक्टोरियल आ गया, n फैक्टोरियल सैंपल स्पेस हो गया। और इसके बाद ये कह रहे कि 2 पार्टिकुलर कैडेट्स, जब NE लिखेंगे तो लेट अस कंसीडर 2 पार्टिकुलर कैडेट्स एज 1 यूनिट, इनको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बच गया n-2, तो कम कर दिए और इनको 1 यूनिट कंसीडर किए हैं तो +1 आ जाएगा फैक्टोरियल इनटू, ये सेपरेटली अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल वे में। तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो n को लिख देंगे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। तो इसका आंसर यही आ गया 2/n, 2/n इज करेक्ट आंसर। तो क्या किया इसके लिए, हमने बोला था कि n कैरेट को अरेंज करना है हमें, तो सैंपल स्पेस हो गया n फैक्टोरियल और 2 पार्टिकुलर, ये जो 2 पार्टिकुलर कैरेट थे साइड बाय साइड, मतलब एक साथ खड़े हो गए, ये बोला था। तो उनको 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, टोटल से लेस किया, उसके बाद 1 यूनिट कंसीडर किया तो 1 ऐड कर दिया, तो n-1 फैक्टोरियल हो गया। बट 2 कैडेट सेपरेटली अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिख दिया, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट भी प्रोबेबिलिटी का ही है क्वेश्चन ये, और ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखें तो PE दिया है, PF दिया है, PE इंटरसेक्शन F दिया है और पूछ रहा है PE0 इंटरसेक्शन F। तो PE0 इंटरसेक्शन F जो लिखना है हमें, इसका मतलब होता है ओनली F, और ये हो गया PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। PF से इसको लेस कर देंगे, PF 0.2 है माइनस 0.1 है, तो आंसर 0.1 आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ओनली F का मतलब हो गया PF माइनस इंटरसेक्शन, और उसी से करेक्ट आंसर हमें मिल गया इसका। इसके बाद ये भी इसी का है, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है, और इसमें ऑड इवन का बोला है। तो 1 से लेकर 9 तक अगर हमारे नंबर हैं, इसमें देखें तो 1 से लेकर 9 तक इवन और ऑड। तो इवन तो 4 है, ऑड हमारे जो हैं ये 5 है। तो ए को अगर इवेंट ए को डिफाइन करें कि गेटिंग ऑड के लिए, और बी को डिफाइन कर दे रहे हैं कि सम इवन होना चाहिए, सम इवन होना चाहिए। तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, और है कि इफ द सम इज इवन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। सम अगर इवन है तो बोथ नंबर ऑड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले अगर मान लो इवेंट बी में के कितने आउटकम्स होंगे अगर पता करें बी के लिए, तो ये हो जाएगा 4C2 एंड +5C2। इसका रीजन ये हुआ, अगर 4 से 2 को सेलेक्ट किया हमने तो इवन प्लस इवन इवन ही होता है, और 2 ऑड को सेलेक्ट किया तो उनका सम भी इवन ही होता है। तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया 6 + 10 16 आ गया। ये बी के लिए 16 फेवर कर रहे हैं। और अब कॉमन अगर देखें तो सम ऑड होना चाहिए, नंबर ऑड होना चाहिए।
तो यही है 5C2। अगर ए इंटरसेक्शन बी के लिए लिखें, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी को लिखें तो ये हो जाएगा 5C2, दिस इज इक्वल टू 10। तो अब अगर लिख दें कि पी ए बाई बी सम इज इवन इफ बोथ नंबर्स आर ऑड, दिस इज इक्वल टू 10/16, ये कैंसिल हो गया 5/8। 5/8 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हमारे हैं उसमें 4 इवन है और 2, 4, 6, 8 इवन है, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड है। इवेंट ए को लेट कर दिया गया है कि गेटिंग ऑड नंबर्स और बी को सम इवन। तो 2 ऑड नंबर का सम जो होता है इवन होता है और 2 इवन नंबर का सम भी इवन होता है। तो पहले बी को फाइंड कर लिया और कॉमन फाइंड करना है और ऑड होना चाहिए और सम इवन होना चाहिए, तो वही है 5C2 आ गया। इसी से इसका करेक्ट आंसर मिल गया। यहां पे कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ अराइवल ऑफ 1 शिप आउट ऑफ 5 इज 1/5। PS फॉर सेफ अराइवल 1/5, तो PS नॉट ये हो गया 4/5। अब ये कहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ अराइवल ऑफ एटलीस्ट 3 शिप्स आउट ऑफ 5, एटलीस्ट 3 शिप इज, एंड की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है और ये कह रहे हैं कि 3, 4, 5, एटलीस्ट 3 का मतलब 3, 4, 5 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। तो अब यहां पे अगर लिखे कि P एटलीस्ट 3, तो ये हो जाएगा Px इज इक्वल टू 3 प्लस Px इज इक्वल टू 4 एंड प्लस Px इज इक्वल टू 5, Px इज इक्वल टू 5। और इसके बाद इनका सम करेंगे, तो 3 के लिए लिखेंगे, 3 के लिए तो ये हो जाएगा हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से 5C3 1/5 पावर 3 इंटू 4/5 पावर 2 प्लस 4 के लिए लिखेंगे तो 5C4 1/5 की पावर 4 और 4/5 एंड प्लस 5 के लिए लिखेंगे तो 5C5 1/5 पावर 5 और इंटू 4/5 पावर 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5C3 और 5C2 दोनों की वैल्यू सेम होती है और ये हो गई 5, 4, 3/6, 10, 10 इंटू 1/125 इंटू 16/25 एंड प्लस 5C4 5 हो गया इंटू 1/25 625 इंटू 4/5 एंड प्लस 5C5 1 हो गया 1/3125, यही आ गया। तो यहां पे आ गया 160 और 20, 180 एंड 181, यही आ रहा है 181/3125, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 181/3125। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। इसमें से 5 से कह रहा था कि एक के सेफ अराइवल की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो सेफ अराइवल नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 आ गया, एटलीस्ट 3 का था, इसे लिख दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का ही क्वेश्चन था। इसके बाद ये बेस थ्योरम का है। इसमें कहा है कि क्लास में 5% बॉयज एंड 10% गर्ल्स हैं जिनकी IQ मोर देन 150 है और 60% बॉयज हैं, 40% गर्ल्स हैं। स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, फाइंड टू हैव IQ मोर देन 150, देन प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, प्रोबेबिलिटी दैट a student is a boy, PB/E is equal to PE/B,
5% से ज़्यादा है, यहाँ 5 हो गया, इंटू सब में 100 है, 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, इंटू पी बी है 60 तो 60 हो गया, अपॉन और पी ए ये नहीं, पी बी 5 इंटू 60 एंड प्लस 10 इंटू 40, यही हो गया। 100 लिखा ही नहीं, सब जगह कैंसिल कर दिया, ये हो गया 300 अपॉन 300 और 400 700, ये कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया 3/7। बाकी कुछ यहाँ लिखने की ऑब्जेक्टिव में जरूरत नहीं है, स्कूल में तो इसको बहुत लेंदी लिखा आता है। यहाँ पे बोला था कि क्लास में 5% बॉयज़ और 10% गर्ल्स की IQ 150 से मोर देन, और 60% बॉयज़ है, 40% गर्ल्स हैं। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया जिसकी IQ मोर देन 150 थी, और वो लड़का है, बॉय है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वही बतानी थी, तो ये बीज थ्योरम का है। इसके बाद एवरेज बतानी है हमें, यहाँ पे एवरेज बतानी है, 0 2 4 सारे इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे एवरेज जब लिखे गए तो एवरेज के लिए यही चाहिए, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का जानते ही हो बेसिक यही होता है। तो सम लिखना है हमें, तो सम टोटल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1 है, ज़्यादा है, n+1/2 इंटू 0+2n a प्लस एल अपॉन n+1, यही हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 to 2n तक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1 है, एक ज़्यादा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखा है, और हमें एवरेज लिखना है, सम लिखना है, तो सम इसी से लिखेंगे, और सम आ गया हमारा यहाँ पे n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1 यही आ गया, n आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो एवरेज का मीन का बेसिक फॉर्मूला यही होता है कि सम अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, यहाँ इवन नंबर था, नंबर ऑब्जर्वेशन n+1 होगा, n/2 इंटू a प्लस एल, a 0 और l इज 2n, उसी से लिख दिया, और इजी क्वेश्चन था स्टैट का ये। नेक्स्ट ये भी स्टैट का ही है, ये भी क्वेश्चन स्टैट का ही है, और ज्योमेट्रिक मीन जीएम दिया है 8 और एचएम दिया है 6.4, तो रिलेशन होता है दोनों में g² इज इक्वल टू a इंटू एच, ये रिलेशन होता है एम जीएम एचएम का, g² इज इक्वल टू a इंटू एच, तो g 8 है, 8² अपॉन 6.4 इज इक्वल टू a, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10, ये 10 आ गया, तो करेक्ट आंसर इसका जब भी होगा यही होगा, 20/2 और 8 64, बाकी किसी में नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें मीडियन बतानी है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10 12 14 है, और यहाँ पे अगर इसको अरेंज करें तो -3 दो बार है, इसके बाद -1, इसके बाद 3 टाइम 2 है, 2 2 2, इसके बाद 1 2 3 4 टाइम 5 है, और 3 टाइम 6 है, तो ये हो गया 6 4 and 3 7 3 10 और 4 3 13, 0 भी है, -1 के बाद 0 आएगा। यहाँ पे 14 है, तो n/2 और n/2 + 1 उसका मीन बताना पड़ेगा, n/2 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यही दोनों मिडिल पे जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन जो होगा मीडियन होगा, 2 + 5/2 दिस इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5, 3.5 is correct answer. In case of even number observation, median is mean of middle observations. It means median is equal to n/2 plus n/2 plus 1th observation. इसमें हमें वेरिएंस फाइंड करना है, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू
स्मॉल सैंपल के लिए समेशन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एन। अब सबसे पहले मीन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मीन हो गया 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपॉन 5 50 अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें चाहिए समेशन डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन 6 है, 6 - 10 4 स्क्वायर 16 + 8 - 10 2 स्क्वायर 4 + 0 + 4 + 16 एंड वेरिएंस लिख देंगे। अब वेरिएंस इज इक्वल टू इनका सम आ गया 40, तो 40/5 दिस इज इक्वल टू 8 इज करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, 8 इज करेक्ट आंसर। तो वेरिएंस स्मॉल सैंपल के लिए यही फॉर्मूला होता है समेशन डेल्टा स्क्वायर अपॉन एन। तो पहले मीन फाइंड करेंगे, डेविएशन फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे और नंबर ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे। इसी से हमारा करेक्ट आंसर मिल जाए। इसके बाद ये क्वेश्चन कोरिलेशन रिग्रेशन का है और यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे 31.36 मिसिंग है। यहाँ मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ 31.36। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का कोवेरियंस XY अपॉन रूट वेरिएंस ऑफ वेरिएबल X इंटू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल Y। यही होता है फॉर्मूला कार्ल पियर्सन का। तो यहाँ पे कोवेरियंस गिवन है, कोवेरियंस गिवन है 10 अपॉन वेरिएंस ऑफ वेरिएबल X 6.25 Y 31.36 इज इक्वल टू 10 अपॉन ये हो गया 2.5 और ये हो गया 5.6 56 का होता है। 2.5 हटा दिया 10, 5.6 हटा दिया 10, 2 5 5 2 जा 228 2 14 5/7 यही आ गया। 2 से 5 2 से 7 यही आ गया। 5/7 इज करेक्ट आंसर। 5/7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से का क्वेश्चन था। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करना था और कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यही है कार्ल पियर्सन का R इज इक्वल टू कोवेरियंस XY अपॉन रूट वेरिएंस ऑफ वेरिएबल X इंटू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल Y। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है और यहां पे कहा है कि ये A अल्फा स्क्वायर 2B अल्फा प्लस C इज इक्वल टू 0 देन ABC R इन यही बताना है। तो यहाँ पे इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 पुट करेंगे तो ये आ गया A प्लस B, BC B प्लस C और A प्लस B प्लस C एंड 0 दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 बोला है, यहाँ पे 0 बोला है तो ABC को पूछा है। तो ये ABC GP में होते हैं। ये रिवर्स क्वेश्चन पूछा है, पहले ABC को GP में बोल करके दिया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी और यहाँ 0 बोल करके बोला है। इसको चेक कर सकते हैं ऐसे, A के जगह पे 2, B के जगह पे 4, ये 6 आ गया, 4 C के जगह पे 8। ABC को GP के चलते यहाँ 2 4 8 से चेक कर रहे हैं। 2 4 12 आ गया, ये हो गया 6 12 0 आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें 2 यहाँ कॉमन 4 यहाँ कॉमन 1 2 3 1 2 3 6 12 0 दोनों आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू क्या आ गई 0, इसलिए सेटिस्फाई कर दिया। करेक्ट आंसर इसका यही आ गया GP। तो ये रिवर्स क्वेश्चन था, अल्फा को 1 पुट कर दिया, उसके बाद ABC को 2 4 8 लेट करके चेक कर लिया। डिटरमिनेंट 0 दिया था और यहाँ 0 आ गया, इसलिए करेक्ट आंसर इसका यही हो गया। इसके बाद बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन from at random from pack of 52 card. What is probability that both are red or both are king? तो ये बोला है कि both are और king, यही बताना है।
तो रेड के लिए हो गया 26C2 अपॉन 52C2 प्लस किंग के लिए हो गया 4C2 अपॉन 26C2 और माइनस जो कॉमन होगा इसमें, तो कॉमन 2 होगा, 2 रेड के किंग होते हैं, तो 2C2 अपॉन 52C2। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो गया 26 इंटू 25/2 23 13 13 इंटू 25 प्लस 4C2 होता है 10 नहीं 6 4C2 6 6 5C2 10 होता है, ये 6 हो गया माइनस 1 अपॉन 26 इंटू 51, तो ये आ गया 250 325 330 आ गया 330 अपॉन 26 330 आ गया 26 इंटू 51, तो 3 से कैंसिल हो गया 17, 3 से कैंसिल हो गया 110, 2 से 13, 2 से 55, तो 55 अपॉन 221 इज करेक्ट आंसर। ये हम जानते हैं कि टोटल 50 कार्ड में रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं, किंग 4 होते हैं और 2 रेड के किंग होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दिया, उसी से इसका करेक्ट आंसर आ गया। A natural number chosen at random from first 500 natural numbers. A natural number is chosen at random from first 500 natural numbers. The probability that the number chosen is divisible by 3 or 5. Divisible by 3 or 5. सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस तो हो गया हमारा 500, एक को अगर लिख दे कि डिविजिबल बाई 3, नंबर डिविजिबल बाई 3, तो ये आ गया 3 6 9 डैश डैश 4 98 498, यही होगा 3 1 या 3 3 6 या 3 6 ये आ गया। बी को अगर लिख दें कि डिविजिबल बाई 5, तो 5 10 15, ये तो हो गया 500 तक। और जो कॉमन की बात है, कॉमन जो होंगे इनमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा यहाँ पे, उसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 30 45 और लास्ट नंबर हो जाएगा 495, 15 3 जा 15 3 जा, तो ये आ गए। अब हमें लिखना है डिविजिबल बाई 3 और 5, तो लिख देंगे इसको, ये आ गया हमारा कितना 133 अपॉन 500, पहले की डिविजिबल बाई 3 सॉरी 133 नहीं 133 498 है ना, 133 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 1 या 3 166 बाई 500 प्लस 100 बाई 500 और माइनस 33 बाई 500, तो यही हो गया 266 माइनस 33 233 बाई 500, यही हो गया 233 बाई 500 233 बाई 500 233 बाई 500, यही आंसर हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना था, मल्टीपल ऑफ 5 ढूंढना था, दोनों में कॉमन 15 है, उसके मल्टीपल को ढूंढना था, इसके बाद इसका आंसर बता देना था, तो ये इजी था। इसके बाद ये फिर क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, अरेंजमेंट का है। हाउ मेनी लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल, पेंसिल को अरेंज करना है सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हो गया। बाकी 4 बचे, इनको 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, 4 and 1 हो गया 5, 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, आंसर इसका हो गया 120।
पेंसिल PENCIL, पेंसिल में देखें अगर टोटल लेटर्स जो हैं ये 6 है, उसमें कह रहा है कि N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, तो E और N हो गए, E और N हो गए तो उनको 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, बाकी 4 है, 4 and 1 5 हो गए, 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 120। ये ट्रिको का हो गया, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, उसी फॉर्मूले का हो गया। तो यहाँ पे पूछा है ये लेंथ रेडियस बताना है, R इज इक्वल टू हो गया L बाई थीटा, लेंथ ऑफ R 55, थीटा 42, ये डिग्री में है, यूनिट रेडियन में होता है, इंटू पाई बाई 180, 180 अब पाई की वैल्यू भी लिख देंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7, पाई को लिख देंगे 22/7, ये हो गया 11 2 जा 11 5 जा और 2 से कैंसिल हो गया 21, 7 3 जा और 3 से कैंसिल हो गया, यही है थीटा इक्वल टू L बाई आर। और 3 से हो गया 60, 300, नीचे 4 तो बचना चाहिए, नहीं, ये कैलकुलेशन डिग्री रेडियन को थोड़ा यूनिट सेम करके करना होगा। यहाँ पे L तो गिवन है 55 अपॉन 42 इंटू 22/7 इंटू 180, ये 6 हो गया, 6 से 30 हो गया, 11 5 जा 11 2 जा 2 से 15 हो गया एंड 15 5 जा 75 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसका मतलब यही हो गया कि रेडियस आ गया। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, ये बेसिक क्वेश्चन है, एंगल से रिलेटेड है, जो डिग्री रेडियन का रिलेशन होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे π/3 cot π/3 tan π/3 tan 60 का उल्टा 1/√3 हो गया और cot π/4 1 हो गया, cot π/6 √3 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जीपी की सीरीज बना रहे हैं, कॉमन रेशियो 1/1/√3 इज इक्वल टू √3/1, ये जीपी में आ गया, R इन जीपी, रेशियो सेम है। यहाँ यही करना है, जो भी है इसकी वैल्यू लिख देनी है, साइन कोस टेन, किसी में भी इस क्वेश्चन को पूछता है जो भी एंगल है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। cot 60 का मतलब हो गया 1/tan 60 1/√3, cot 45 1 हो गया और cot 30 हो गया √3, इसी से इसका आंसर लिख देना था। यहां पे सीरीज गिवन है, ये इनफाइनाइट सीरीज है और sin x प्लस सीरीज शुरू हो रही है, तो इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा sin x प्लस, और ये जो सीरीज शुरू है इसकी वैल्यू है sec पावर 4, तो पहले रूट में आ जाएगा sec की पावर 4 अल्फा, दिस इज इक्वल टू यहाँ दिया है sec की पावर 4 अल्फा। क्या किया हमने, यहां से सीरीज शुरू हो रही है इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू ये है, यही सीरीज फिर रूट के अंदर रिपीट हो रही है, तो जितनी इसकी वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया। अब अगर sin x की वैल्यू हमें लिखना है तो sin x प्लस ये हो गया sec स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू sec की पावर 4 अल्फा। अब हो गया ये sin x इज इक्वल टू sec की पावर 4 अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा, तो sec स्क्वायर अल्फा को अगर यहां से कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा नहीं है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में अल्फा नहीं है, हमारे क्वेश्चन में x है, सब जगह x करना पड़ेगा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये x गिवन है,
ये आ गया, ये सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सारे जगह एक्स है। तो साइन एक्स की वैल्यू यही हो जाएगी, साइन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। यही इसका आंसर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। यही सी इज करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये टी रेशियो का क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सीरीज वाला, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन हो गए, और अब इसको सबको खूब अच्छा से रिवाइज करना, इससे प्रिपरेशन का आइडिया लगेगा कि कहाँ तक प्रिपरेशन ठीक से हो पाया है, और जितने क्वेश्चन हैं हर टॉपिक से रिलेटेड हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।